हेलो एवरीवन। हेलो सर। सभी बच्चे हेलो कीजिए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जल्दी जल्दी अपनी हेलो भेजिए। हेलो मीनाक्षी, मनीषा, शेफाली, वेयर यू आर। शेफाली हेलो, मनीषा, मनीषा कहाँ गई? चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? चैप्टर का नाम बताइए जल्दी से। हेड्स ऑफ इनकम चैप्टर का नाम नहीं है। चैप्टर का नाम क्या है? शेफाली का जवाब आया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। राइट शेफाली, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन से सेक्शन में कवरेज है इसकी? जल्दी से बताइए। सेक्शन कहां से कहां तक है? 22 to 27। सेक्शन 22 टू सेक्शन 27, यहां तक इसकी सेक्शन की कवरेज है। सेक्शन 22 टू सेक्शन 27। सेक्शन 22 कौन सा सेक्शन है इसका? सेक्शन 22 जो है वो है क्या है? चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 22 इज द चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन की कंडीशन क्या क्या थी जल्दी से एक बार हम पढ़ लेते हैं। एनुअल वैल्यू होनी चाहिए। एनुअल वैल्यू होनी चाहिए ऑफ एनी प्रॉपर्टी। एक मिनट कैमरे को करके आना। एनुअल वैल्यू होनी चाहिए ऑफ एनी प्रॉपर्टी। 1 मिनट बस। एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हियर मीन, प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? एनी बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट दियर टू, लैंड अपार्टमेंट दियर टू, एनी बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट दियर टू। बिल्डिंग कैसी हो सकती है? रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या बोथ? बिल्डिंग कैसी हो सकती है? रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या बोथ? रेजिडेंशियल भी हो सकती है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है और कमर्शियल भी हो सकती है। रेजिडेंशियल यानी कि जैसे हाउस हो गया जिसमें हम लोग रहते हैं, कमर्शियल यानी कि शॉप्स हो गई, दुकान वगैरह हो गई। तो दोनों ही तरह की हो सकती हैं। एसएससी क्या होना चाहिए? इसका ओनर होना चाहिए। अगर एसएससी ओनर नहीं है तो इनकम इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर है? और एक कंडीशन और है, सच प्रॉपर्टी शैल नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉपर्टी शैल नॉट बी यूज्ड, शैल नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी, बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉपर्टी शैल नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि एसएससी उस प्रॉपर्टी को खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन में ना यूज करे। तो ये चैप्टर जो है वो आपके ऊपर लगेगा। अगर
एसएससी खुद रह रहा है, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसमें वो खुद रहता है, तो उसकी इनकम भी चार्जेबल है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। और जैसा कि मैंने क्लियर किया था कि चार्जेबल का मतलब टैक्सेबल नहीं होता, चार्जेबल का मतलब होता है इस चैप्टर के जो प्रोविजंस हैं वो आपके ऊपर लगेंगे। कुछ प्रोविजन आपके ऊपर टैक्स भी लगा सकते हैं और कुछ प्रोविजन आपको राहत भी दे सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रही है वो इस चैप्टर से ही बाहर है। इस चैप्टर का कोई भी प्रोविजन उस प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल नहीं है जो प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रही है। ये चीज मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दी थी। इसके बाद मैंने आपको फॉर्मेट भी समझाया था। फॉर्मेट क्या है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, फॉर्मेट देख लेते हैं। ऊपर हेडिंग क्या डलेगी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ये हेडिंग आएगी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, जल्दी बताइए, असेसमेंट ईयर चल रहा है 21 to 22 असेसमेंट ईयर हमारा चल रहा है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, इसकी करेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू से। ये मुझे निकालनी आज बतानी है। ग्रोस एनुअल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, ग्रोस एनुअल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। ग्रोस एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस होता है, लेस म्युनिसिपल टैक्सेज पेड बाय ऑनर। म्युनिसिपल टैक्सेज पेड बाय ऑनर लेस होंगे। इसे लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसका नाम क्या दिया जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू इसका नाम आएगा, जिसे हम संक्षेप में NAV कहते हैं। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1) दो डिडक्शन अलाउड हैं। पहली है स्टैट्यूटरी डिडक्शन, तुम्हें तो लेट ही आना है इसी का, कुछ भी हो जाए तुम्हें लेट ही आना है। अब आवाज भी नहीं निकल रही है। और दूसरी जो डिडक्शन है वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो ये दो डिडक्शन अलाउड हो जाएंगी और ये नीचे निकल के आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये निकल के आ जाएगी। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए। पिछली क्लास देख ली थी आपने, पूरी देख ली थी, कुछ पूछूं आपसे मैं, फिर क्या देखी थी आपने? हाँ। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको रिवाइज करा दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, फिर मैं आगे चलता हूं। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 23 जो है वो बताएगा आपको किस तरीके से हम ग्रोस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट ग्रोस एनुअल वैल्यू ये बताएगा हमें सेक्शन 23। सेक्शन 24 में ये डिडक्शन है। उसके बाद केवल 2-3 सेक्शन रह जाते हैं, सेक्शन 25, 26 और 27। वो भी छोटे छोटे से सेक्शन है, बहुत बड़ा चैप्टर ये नहीं है। अगर हम बात करें तो सेक्शन 23 हमें बताएगा कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रोस एनुअल वैल्यू। जल्दी से बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, फिर मैं आगे आपको नोट्स मेकिंग का काम शुरू करवाता हूं कि ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। जल्दी से अपने रजिस्टर निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, जल्दी जल्दी अपने नोटबुक निकाल लीजिए। ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी और ग्रोस एनुअल वैल्यू के लिहाज से प्रॉपर्टी कितने तरह की होती हैं इनकम टैक्स में फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी कितनी होती हैं, क्योंकि जितने तरह की प्रॉपर्टी होंगी उतने ही तरीके से ग्रोस एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी। जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिए, जल्दी जल्दी नोटबुक निकाल लीजिए। स्क्रीन साइज को मैं इंक्रीज करता हूं जिससे कि आपको लिखने में परेशानी ना हो। जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। निकाली सब लोगों ने नोटबुक अपनी? नोटबुक निकाल ली सभी बच्चों ने? बताइए जल्दी से, नोटबुक निकाल ली?
चलिए, हाउ टू कैलकुलेट ग्रोस एनुअल वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट ग्रोस एनुअल वैल्यू ये कहां पर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेक्शन 23 में। मेन सेक्शन 23 है, ठीक है, मेन सेक्शन आपका सेक्शन 23 है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग टाइप्स की प्रॉपर्टी होती हैं, तो उसके हिसाब से कोई सेक्शन 23(1) है, कोई सेक्शन 23(2) है, कोई सेक्शन 23(3) है, तो अलग अलग सब सेक्शंस हैं इसके अंदर। लेकिन जो मेन सेक्शन है ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने का वो है 23। ये है आपका मेन हेडिंग। देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे वो अलग बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स टू कैलकुलेट ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू के फैक्टर क्या हैं ये हमें पता होने चाहिए। ये हमें पता होने चाहिए कि ग्रोस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने के फैक्टर क्या हैं, ये हमें मालूम होने चाहिए कि कितने फैक्टर्स हैं ग्रोस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने के। ग्रोस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने के जो फैक्टर्स हैं, सबसे पहला फैक्टर है म्युनिसिपल वैल्यू। पहला जो फैक्टर है वो है म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे MV। दूसरा फैक्टर जो है वो है फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू इसे बोलेंगे FRV। इसे बोलेंगे FRV। तीसरा जो है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट इसे बोला जाएगा SR। इसे बोला जाएगा SR। चौथा है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इसे बोला जाएगा ARR। चार फैक्टर हैं। इन ये जो चार फैक्टर हैं ये डिसाइड करेंगे कि हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या आएगी। ग्रोस एनुअल वैल्यू डिपेंड करती है हमारी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर कि प्रॉपर्टी के टाइप्स कितने हैं। जिस तरह की टाइप होगी प्रॉपर्टी की उसी तरीके से हम लोग ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चार फैक्टर हैं। इन चार फैक्टर को समझ लें। लिखने के लिए नहीं आएगा कि डिफाइन म्युनिसिपल वैल्यू, डिफाइन फेयर रेंट वैल्यू, ये नहीं आएगा, तो इसकी मैं कुछ आपको नोटिंग नहीं करा रहा हूं। बाकी तो नोट्स जो मैं आपको देता हूं उसमें सारी की सारी लैंग्वेज क्लियर होगी ही होगी। यहां केवल मैं समझा रहा हूं कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है। तो म्युनिसिपल वैल्यू इज ए वैल्यू ऑन विच म्युनिसिपल अथॉरिटी लेवी द टैक्स। म्युनिसिपल वैल्यू इज ए वैल्यू ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ योर बिल्डिंग ऑन विच म्युनिसिपल अथॉरिटी विल कैलकुलेट टैक्स। आपने सुना होगा एक टैक्स का नाम, और उस टैक्स का नाम है हाउस टैक्स। सुना है या नहीं सुना जल्दी से बताइए। हाउस टैक्स सुना है? क्या सभी बच्चों के घरों पर सेम हाउस टैक्स आता है? सबका अलग अलग कैलकुलेट होके आता होगा। क्या परसेंटेज अलग रहे? गवर्नमेंट की नजर में परसेंटेज अलग होगी कि जी इसके घर में तो हमें 10% हाउस टैक्स लगाना है, इसके घर में हमें 12% लगाना है, हमें इसके घर में 15% लगाना है। क्या परसेंटेज अलग अलग होगी हाउस टैक्स की या सेम होगी परसेंटेज? जल्दी से बताइए अपना जवाब। हाउस टैक्स की परसेंटेज सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, बताइए आप लोग जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लाइव क्लास का मजा ले रहे हैं, वो भी बताइए कि अलग अलग होगी या सेम परसेंटेज होगी। मनीषा का जवाब है सेम होगी। वेरी गुड मनीषा, सेम होगी। ऐसे हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो जब परसेंटेज सेम होगी लेकिन जो अमाउंट कैलकुलेट होता है वो अलग अलग होता है, तो वो किस वजह से अलग अलग होता है? क्योंकि सभी घरों की वैल्यू अलग अलग होती है। समझ आ रही है?
आप इस तरह सोचिए, मैंने आपसे पूछा था परसेंटेज सेम होगी या नहीं होगी। आप अपने घर की रजिस्ट्री कराते हैं, अपने बिल्डिंग की रजिस्ट्री कराते हैं, तो क्या जो रजिस्ट्रार होता है वो ये देख के पता लगाता है कि आपके घर पे तो 10% रजिस्ट्री लगेगी, आपके घर पे 15% लगेगी, आपके घर पे 20% लगेगी। रजिस्ट्री की रेट तो सेम होगी, लेकिन जो अमाउंट अलग अलग होता है वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट अमाउंट की होती है। तो जो भी म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं, सभी घरों की, सभी बिल्डिंगों की म्युनिसिपल वैल्यू अलग अलग है, इसलिए अमाउंट अलग अलग आपके घर पर आता है, लेकिन जो परसेंटेज है वो सेम होती है। तो म्युनिसिपल वैल्यू इज ए वैल्यू ऑन विच म्युनिसिपल अथॉरिटी विल लेवी द टैक्स। जो हाउस टैक्स होता है, तो जिस वैल्यू पर म्युनिसिपल अथॉरिटी वो टैक्स लगाती हैं, दैट वैल्यू इज कॉल्ड म्युनिसिपल वैल्यू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है फेयर रेंट वैल्यू। और ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह जाएगा, मतलब यहां पे फेयर रेंट वैल्यू है, कहीं फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी। फेयर वर्ड इज वेरी वेरी कॉमन अंडर इनकम टैक्स। अब बहुत सारी जगह जरूरत पड़ेगी, तो आपको समझना है कि जब भी फेयर वर्ड से कोई लैंग्वेज आती है तो उसका जो सेंस है वो किस तरीके से होता है। फेयर रेंट वैल्यू क्या होती है? फेयर रेंट वैल्यू होती है एक तरीके से कंपेरेबल मार्केट वैल्यू, यानी कि अगर जो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर उसी तरह की प्रॉपर्टी को उसी लोकेशन में किराए पर उठाया जाए तो करीब करीब क्या किराया वो बिल्डिंग फैच करके ला सकती थी। आप कई बार कोई प्रॉपर्टी है, आप किराए पे देखने के लिए जाते होंगे, तो ओनर जो है कुछ किराया बता रहा है, तो आप अपने माइंड से सोचते तो होंगे ना कि जिस लोकेशन पर आप गए हो तो वहां पर नॉर्मली इस तरह की प्रॉपर्टी का क्या किराया होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जिस प्रॉपर्टी को आप किराए पे देख रहे हो उसका किराया, कंपेरेबल किराया, कि अगर कोई और प्रॉपर्टी ली जाती इसी तरह की तो नॉर्मली उस लोकेशन पर, उस मार्केट में, उस रेजिडेंशियल इलाके में क्या किराया चल रहा है, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है? फेयर रेंटल वैल्यू। जो कंपेरेबल रेंट होगा ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी नहीं, जो सेम प्रॉपर्टी का किराया होगा वो तो क्या है? फोर्थ पॉइंट में है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, दिस इज द एक्चुअल रेंट ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी की हम इनकम निकाल रहे हैं, उसका एग्जैक्ट किराया क्या है? वो तो है एक्चुअल रेंट। लेकिन फेयर रेंट वैल्यू क्या है? एक मार्केट वैल्यू है, एक कंपेरेबल प्रॉपर्टी का किराया है, उसकी मार्केट वैल्यू है कि नॉर्मली इस जो हम प्रॉपर्टी किराए पे ले रहे हैं, कोई और दूसरी प्रॉपर्टी जो इसी के समान है, तो उसका किराया क्या चल रहा है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि फेयर रेंट वैल्यू क्या होती है? ये जो फेयर वर्ड है, ये जो फेयर का कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह काम आएगा। ये मान लीजिए आप जब हम सैलरी पढ़ेंगे तो वहां पर भी बहुत जगह फेयर काम आएगा। एक कैपिटल के हर चैप्टर में काम आएगा, हमारे पीजीबीपी के चैप्टर में भी काम आएगा, अदर सोर्सेज में भी काम आएगा, कैपिटल गेन के भी चैप्टर में भी काम आएगा। तो फेयर क्या होता है? बेसिकली एक बाजारी कीमत, बाजारू कीमत, उस जैसी प्रॉपर्टी का, सिमिलर प्रॉपर्टी का, सेम प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो सेम प्रॉपर्टी जिसकी हम इनकम निकाल रहे हैं वो तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है। लेकिन फेयर रेंट वैल्यू क्या है? जब हम कंपेरिजन करते हैं कि हम महंगी ले रहे हैं या सस्ती ले रहे हैं। अब आप पूछोगे सर महंगी कौन लेगा? लेनी पड़ जाती है। अगर एक ही कई बार आपको ये नहीं लगता कि यार ये तो महंगा सौदा हाथ लग गया, कई बार ये नहीं लगता कि यार चलो हमें फायदा हो गया, इसमें तो सस्ता सौदा हाथ लग गया। बाजारू कीमत एक अलग चीज है, लेकिन जो एक्चुअल में है वो एक अलग चीज है। तो फेयर रेंट वैल्यू समझ में आ गया, एक्चुअल रेंट समझ में आ गया, समझ आ गया बात आपको? सभी बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से जवाब भेजिए अपने अपने। सभी बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आया? क्लियर क्लियर। चलिए, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? एक हमारे पास रेंट कंट्रोल एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट है, सुना हुआ होगा नहीं आपका नाम, या सुना हुआ है? सुना हुआ है किसी बच्चे के रेंट कंट्रोल एक्ट? नहीं सुना हुआ होगा, क्योंकि दिस एक्ट इज नॉट कॉमन, क्योंकि ये एक्ट कॉमन नहीं है। ये एक्ट बना था उस समय जिस समय प्रॉपर्टियां अवेलेबल नहीं थी और बहुत मारामारी थी प्रॉपर्टी की। जो प्रॉपर्टी ओनर हुआ करते थे वो मनचाहे दामों पर किराए पर वो प्रॉपर्टी दिया करते थे, यानी कि जो टेनेंट हैं, हैरेसमेंट होता था उनका। अब टेनेंट क्यों हैरेसमेंट झेल रहे हैं? क्योंकि
एक समय था हमारे पास कि जिस समय ओनर बहुत कम थे, रहने वाले तो पहले से भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लोग बागों के पास अपनी संपत्तियां नहीं हुआ करती थी, तो किराए से ही वो काम चलाया करते थे। जब से ग्लोबलाइजेशन आया है पूरे इंडिया में, और बैंक जो हैं हाउसिंग लोन बहुत सस्ते सस्ते दरों पर और बहुत सही जो उनकी स्ट्रेटेजी है, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशन जो है इजी कर दी गई हैं, तो उसके बाद तो आदमी क्या करता है कि किराए पे मकान ना लेके अपना घर खरीदने के लिए बात करता है और ईएमआई चुकाता रहता है। कई बार आपने बोर्ड पे देखा होगा, ईएमआई क्यों चुकाएं, जितनी आप ईएमआई आप घर का किराया क्यों दें, जितना आप घर का किराया दे रहे हैं उतने में आप घर के मालिक बने। समझ आ रही है बात? तो आज उतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन पहले कभी बहुत समस्या हो करती थी। तो टेनेंट के साथ हरेसमेंट ना हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया था, और रेंट कंट्रोल एक्ट में लिख दिया था कि प्रॉपर्टी का किराया इतने अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आपने रेंट कंट्रोल एक्ट में जो बताया गया किराया है उससे ज्यादा रिकवर किया तो उस केस में टेनेंट अगर शिकायत करता है तो ओनर के खिलाफ जो है वो कार्यवाही की जा सकती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसा नहीं है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी पे रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है, ठीक है ना सर? हमें ये पता लगाना पड़ेगा क्या कि किस किस प्रॉपर्टी पे रेंट कंट्रोल एक्ट लगेगा, किस किस प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा? ये हमारा काम नहीं है कि हमें पता लगाएं कि किस किस प्रॉपर्टी पे लगेगा, किस किस प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा। क्वेश्चन में गिवन है अगर स्टैंडर्ड रेंट तो हम देख लेंगे, नहीं गिवन है तो हम इसे इग्नोर करेंगे। तो जो बाकी की 3 वैल्यू होंगी उन्हीं से हम अपना काम चलाएंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने का। ये मैंने बताया आपको मैक्सिमम 4 फैक्टर हैं। हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को क्वेश्चन करते हुए म्युनिसिपल वैल्यू भी ना दी हुई हो आपको, तो हमें बाकी 3 फैक्टर से ही काम चलाना पड़ेगा। हो सकता है उसमें फेयर रेंट वैल्यू भी ना दी हुई हो, तो हमें स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट से काम चलाना पड़ेगा। हो सकता है स्टैंडर्ड रेंट भी ना दिया हुआ हो, तो हमें एक्चुअल रेंट और रिसीव्ड रिसीवेबल से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन ये टोटल कितने फैक्टर हैं? ये टोटल 5 फैक्टर हैं, मैक्सिमम 4 फैक्टर हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी। इन 4 फैक्टरों में ही कंपैरिजन होगा और कंपैरिजन करके एक वैल्यू निकाली जाएगी, उससे हमें पता लगेगा कि हमारी प्रॉपर्टी की ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या है। एक क्वेश्चन आया है डावर जी का, सर रेंट कंट्रोल एक्ट एक मैक्सिमम वैल्यू बताता है। हाँ सैफाली बिल्कुल सही है आपका कि रेंट कंट्रोल एक्ट एक मैक्सिमम किराया बताता है आपको कि कोई भी ओनर प्रॉपर्टी का अपने किराएदार से उस मैक्सिमम किराए से ज्यादा रिकवर नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें बहुत ज्यादा हमें डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि हमारे काम की चीज नहीं है, हमें बस ये पता लगाना है 4 जो फैक्टर हैं इसे कैसे कंपैरिजन करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू निकल के आ जाए। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी जो है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जीएवी कैसे निकाली जाती है। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर लें हम, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर लें, इसके बाद हम बात करेंगे कि जीएवी कैसे निकाली जाती है। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है विच इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट, प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर, फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर एंड vacant for remaining part। यानी कि जैसे 9 महीने किराए पर और 3 महीने वैकेंट खाली, कोई किराएदार हमें मिला ही नहीं, सुटेबल किराएदार कोई मिला नहीं। आपने प्रॉपर्टी देखी होंगी ऐसी भी कि खूब। इसे स्क्रीन साइज को बड़ा कर देता हूं,
तो तीसरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट, प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट फॉर फुल ईयर बट देयर इज unrealized rent, property which is let out for the full year but where there is a unrealized rent for few months. समझ में आती है बात? कौन सी प्रॉपर्टी है? पूरे 12 महीने किराए पर तो रही लेकिन 2 महीने का किराएदार लेके भग गया, 4 महीने का किराएदार लेके भग गया, इस तरह की कोई सिचुएशन अराइज होती है इसमें, ठीक है ना। एक है प्रॉपर्टी विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, फॉर होल ईयर। सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसमें आप खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंट, इसे भी लिख लेते हैं फॉर ओन रेसिडेंट, जिसमें आप खुद रहते हैं, जिसमें आप खुद अपना व्यवसाय चलाते हैं, तो क्या उसकी वैल्यूएशन भी यहां होगी या नहीं होगी? इसी का थप्पड़ लगेगा बहुत तेज। जिसमें आप अपना व्यवसाय चलाते हैं, पिछली क्लास में क्या करा भाई तुमने? चार्जिंग सेक्शन में ही है कि जिस प्रॉपर्टी में आप अपना व्यवसाय करते हैं वो प्रॉपर्टी यहां पर चार्जेबल नहीं है। आप तो फेस टू फेस पढ़ रहे हो, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो ज्यादा समझदार हैं। प्रॉपर्टी विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेजिडेंस की वैल्यूएशन यहां पर होगी, लेकिन प्रॉपर्टी विच इज और सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर इज बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसकी वैल्यूएशन यहां पर नहीं होगी क्योंकि वो चार्जिंग सेक्शन से ही बाहर है। अब देखिए, शुरुआत की तो 3 प्रॉपर्टी लेट आउट है, मतलब लेट आउट है पूरे साल, फिर लेट आउट है पूरे साल लेकिन कुछ समय वैकेंट भी रही है, प्रॉपर्टी लेट आउट है पूरे साल लेकिन कुछ महीने का किराया लेके भग गया, फिर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है अपने रेजिडेंस के लिए। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आएगा, यानी कि लेट आउट भी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है। ऐसे मकान देखे होंगे आपने कि आधे मकान किराए पे दे दिया, आधे मकान में आप खुद रह रहे हैं, ऐसा मकान देखा होगा ना। तो एक प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट, पार्टली लेट आउट, partly let out and partly self occupied। ये जो पार्टली लेट आउट है और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसके मैं करूंगा 2 पार्ट। पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड के मैं करूंगा 2 पार्ट। एक तो हो सकता है पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर द होल ईयर एंड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द होल ईयर। जैसे पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर होल ईयर एंड part of property is part of the property let out for the whole year and part of the property is self occupied for whole year। part of the property let out for the whole year and part of the property self occupied for the whole year। इस प्रॉपर्टी में समझते हैं क्या है? यानी कि 30% में आप खुद रहे हैं, 70% आपने किराएदार को दे दी, या 50% में आप खुद रह रहे हैं, 50% आपने किराएदार को दे दी।
समझ में आ गई बात। इसे हम कहेंगे टाइप 5 प्रॉपर्टी। टाइप 5 ये कह लो, चलो मैं बाद में आपको रेफरेंस अगर दूंगा। ये तो टाइप 1 हो गई, टाइप 2 हो गई, टाइप 3 हो गई, टाइप 4 हो गई। मैं अपने रेफरेंस देने के लिए, ठीक है ना, पेपर में कोई रेफरेंस नहीं देना होता, हमें यहां समझने के लिए। तो ये हो गई टाइप 5A प्रॉपर्टी, यानी कि 5th का एक हिस्सा है, 50% लेट आउट, 50% सेल्फ ऑक्युपाइड। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया आपको बात, तो इसमें लिख लेता हूं मैं 50% लेट आउट एंड 50% सेल्फ ऑक्युपाइड। ये 50-50 की जगह 60-40 भी हो सकता है, 40-60 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरे साल आधी प्रॉपर्टी किराए पर और आधी प्रॉपर्टी लेट आउट, ये 60% प्रॉपर्टी किराए पर, 40% प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड, कुछ भी हो सकता है। और एक होता है पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ ईयर, पार्ट ऑफ ईयर इज लेट आउट एंड पार्ट ऑफ ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड। इसे मैं बोलूंगा टाइप 5B प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, जैसे 4 मंथ हो जाएगी आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड एंड 8 मंथ हो जाएगी आपकी लेट आउट। ऐसा भी होता है, नहीं होता है? आप अपने मकान में खुद रह रहे थे, फिर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिल गया, आप अपना मकान शिफ्ट कर लिया, आपने कोई दूसरा मकान आपने खरीद लिया, तो आप उसमें शिफ्ट हो गए। तो जो दूसरे मकान खरीद लिया उसमें शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद आपने क्या किया कि जो पुराना मकान था उसे क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया। उल्टा भी हो सकता है कि लेट आउट पहले से था मकान वो आपका, आप किसी दूसरे शहर में रह रहे थे, आप दूसरे शहर को छोड़कर अपने शहर में आ गए, तो जो लेट आउट वाला पोर्शन था वो आपने खाली करा लिया और आप उसमें खुद रहने लगे। लेकिन पूरा मकान में जो 5A वाली प्रॉपर्टी वो क्या है कि आधे मकान में किराएदार रह रहा है और आधे मकान में आप खुद रह रहे हैं। लेकिन जो टाइप B वाली प्रॉपर्टी उसमें क्या होता है कि आप पूरे मकान में कुछ समय रहते हैं, पूरे साल नहीं रहते, या पूरे मकान में कुछ समय किराएदार रहता है, पूरे साल वो किराएदार नहीं रहता है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो तो। और इन सिचुएशन के अलावा अगर आपके माइंड में कोई और सिचुएशन अराइज आती हो कि सर ऐसा भी तो कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, तो वो मुझे बताइए। मुझे नहीं लगता कि जो मैंने बता दिए टोटल एक तरह से 6 तरह की प्रॉपर्टी हो गई, हर तरह का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया। तो फिर हम जीए भी निकालना स्टार्ट करते हैं। ये टोटल 6 तरह के कॉम्बिनेशन है। अब पूरे हाउस प्रॉपर्टी में बस हमें 2 ही चीजों की कैलकुलेशन सीखनी है, और जिस दिन वो 2 चीजों की कैलकुलेशन पूरी हो जाती है उस दिन हमारा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। पूरी इनकम टैक्स बहुत सिंपल है, सिवाय एक चीज के, कंसिस्टेंसी बच्चों की चाहिए। लगातार अगर वो याद नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। कोई ताकत नहीं है, कोई गोली नहीं है मेरे पास कि मैं बच्चों को वो गोली पानी के साथ या दूध के साथ उन्हें दे दूं और उन्हें ऑटोमेटिकली याद होने लगे। क्योंकि अगर ऐसी गोली होती तो सभी लोग आज की तारीख में चार्टर्ड अकाउंटेंट, IAS ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी सभी लोग बन चुके होते। बनेंगे वही जो कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से मेहनत करेंगे, जो रेगुलर याद कर पाएंगे। अगर आप रेगुलर याद नहीं करते हैं किसी भी चीज को तो उम्मीद छोड़ दीजिए आप कि आप इस लाइन के लिए बने हुए हैं। फिर तो आप कुछ भी अपना छोटा मोटा काम कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे कई बार मेरे से पूछते हैं कि सर CS कोर्स अच्छा है या हम कोई कंप्यूटर में कोर्स कर लें, जावा कर लें, C++ कर लें। तो आई थिंक कोर्स कोई बुरा नहीं है, सारे कोर्स अच्छे हैं। पहले आप अपनी जो जरूरतें हैं वो डिसाइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा तो काम 5-10 हज़ार रुपए में, 12 हज़ार में चल जाएगा, फैमिली चल जाएगी, अरे क्यों पड़े हो CS के पीछे, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? फिर तो कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं भी करेंगे आप तब भी जो भी इतने की तो लग जाएगी। लेकिन दिक्कत है कि आप चाहते तो हो कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए पर मंथ की जॉब होनी चाहिए। धीरे धीरे करके चलिए, स्टार्टिंग में हम 50-60 हज़ार रुपए से भी काम चला लेंगे, लेकिन बाद में तो हमें फ्यूचर जो है हमें इतना चाहिए, ग्रोथ चाहिए हमें। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी।
कोर्स सारे अच्छे हैं, कुछ नहीं भी करें वो भी बच्चे अच्छे हैं, लेकिन फिर जरूरतें तो अपनी कम करें ना। जरूरतें तो हैं ज्यादा, अब मेहनत उतनी करना नहीं चाहते, जिंदगी तो जीना चाहते हैं बहुत अच्छी, लेकिन उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो उस केस में या तो बच्चा गलत आदतों में चला जाता है। चलिए मनीषा का क्या क्वेश्चन है, सर 5A में ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट 6 मंथ 50-50% हो, देन लास्ट 6 मंथ 60-40% हो जाए। बिल्कुल हो सकता है कि शुरू के 6 महीनों में आपने आधा आधा प्रॉपर्टी लेट आउट और आधी सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी जो परसेंटेज है वो कुछ भी चेंज हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मैं बता ही दूंगा आपको कि किस तरीके से हम टोटल कैलकुलेशन करने जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी के जो कॉम्बिनेशन होंगे वो यही होंगे, इसके अलावा प्रॉपर्टी कोई कॉम्बिनेशन मुझे दिखते नहीं है। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। चलिए ये हो गई आपकी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। अब है जीएवी कैसे निकाली जाएगी, हाउ टू कैलकुलेट ग्रोस एनुअल वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट ग्रोस एनुअल वैल्यू। सबसे पहली प्रॉपर्टी की ग्रोस एनुअल वैल्यू मैं बता रहा हूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी की, यानी कि टाइप 1 प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू ऑफ टाइप 1 प्रॉपर्टी। कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू ऑफ टाइप 1 प्रॉपर्टी। क्लियर है? स्टेप 1, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, यानी कि दोनों में जो भी ज्यादा हो स्टेप 1 में उसे लिख लीजिए। स्टेप 2, लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टैंडर्ड रेंट। लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टैंडर्ड रेंट। स्टेप 3, जो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकल के आएगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू यानी कि GAV इज इक्वल टू, ये चलिए 1 मिनट रुकिए। स्टेप 3 में पहले मैं लिखता हूं ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। स्टेप 3 में क्या लिखता हूं मैं, ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अब मैं लिखता हूं ग्रोस एनुअल वैल्यू GAV इज इक्वल टू हायर ऑफ GAV इज इक्वल टू हायर ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3। GAV क्या हो जाएगी, हायर ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3 जो है वो बनेगी आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। सभी बच्चों को ये क्लियर है कि नहीं? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं? जल्दी से जवाब भेजना स्टार्ट कीजिए। क्लियर है आपको भी? अब एक क्वेश्चन देखिएगा, फिर मैं आपसे बात करता हूं। एक पार्ट इसका मैं कराऊंगा और फिर बाकी पार्ट आप करेंगे। एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं मैं आपको।
कैलकुलेट ग्रोस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट ग्रोस एनुअल वैल्यू इन द फॉलोइंग केसेस। Calculate gross annual value in the following cases. ये तो सीरियल नंबर हैं, ये पर्टिकुलर्स हैं, ये केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। सीरियल नंबर 1, इस सीरियल नंबर की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पर गलती कॉलम बना दिया क्योंकि केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 है ही हैं। इसमें पड़ेगी हमें 4 फैक्टर की। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है पहली प्रॉपर्टी में, फेयर रेंटल वैल्यू कितना है, स्टैंडर्ड रेंट कितना है और ARR कितना है। ARR कितना है, देखिए केस 1 की अगर हम बात करते हैं तो म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू है 1,75,000, स्टैंडर्ड रेंट जो है वो है 1,80,000 और एक्चुअल रेंट जो है 2,25,000। दूसरे वाले केस में 1,80,000 म्युनिसिपल वैल्यू हो गया, 2 लाख फेयर रेंट वैल्यू हो गया और 1,75,000 ये हो गया केस 2 में, और 2,25,000 ये हो गया ARR। केस 3 की अगर हम बात करते हैं तो केस 3 में जो है 1,80,000 इतना हो गया, इसके बाद 2 लाख ये हो गया, 1,75,000 ये हो गया और 1,60,000 जो है ARR हो गया। केस 4 की अगर बात करते हैं तो केस 4 में 1,80,000 ये, 2 लाख ये और SR जो है वो 2.5 लाख रुपए हो गया, 2,25,000 हो गया हमारा ARR। केस 5 की अगर हम बात करते हैं तो 2,25,000 ये हो गया, 1,75,000 एक हो गया, 2 लाख ये हो गया और ARR हो गया 1.5 लाख। तो ये हमारे पास जो हैं चीज़ें। सॉल्यूशन,
स्टेप 1 मैंने क्या बताया था? स्टेप 1 मैंने क्या बताया था? देख लीजिए रजिस्टर में, याद भी करना है साथ के साथ। स्टेप 1 क्या बताया था? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। बताइए मुझे देख के। 2 लाख या 175? तो 2 लाख। तो यहां पर मेरे पास जगह कम है, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह बॉक्स बना, पेपर में तो कोई एक पर्टिकुलर केस आएगा, तो आपको पहले पूरी लैंग्वेज उतारनी है। हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, ठीक है ना। मैं सीधे क्या लिख रहा हूं यहां पर, जो इनका हायर है, यानी कि 2 लाख। समझ आ गई बात आपको? आपको पहले पूरी लैंग्वेज उतारनी है, क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर केस आएगा, या अगर ये केस आते भी हैं तो ये तो यहां तक टेबल तक का तो खत्म हो गया। आपको तो सॉल्यूशन में क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस एंड वैल्यू, केस 1 लिखोगे, फिर उसके नीचे केस 2 लिखोगे, फिर उसके नीचे केस 3 की करोगे। बराबर बराबर नहीं करने ना आपको। मैं तो बराबर बराबर की वजह से जगह कम है। स्टेप 2 क्या है बताइए? लोअर ऑफ स्टेप 1 स्टैंडर्ड रेंट। इसी का आप बताइए क्या आएगा? लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टैंडर्ड रेंट। वेरी गुड। 1,80,000। 1,80,000 समझ लीजिए। कॉपी हम चाहे 1 मिनट बाद भी कर लेंगे। स्टेप 3 क्या है? याद करना है चीज आपको। स्टेप 3 क्या है? ARR। क्या आएगा ARR की? क्या आएगा? 2,25,000। 2,25,000। आप बताइएगा मीनाक्षी कि GAV क्या आएगा? मैं मीनाक्षी से पूछ रहा हूं कि GAV क्या आएगा? थ्योरी देखिए मैंने क्या लिखा है थ्योरी में, उसके बाद जवाब दीजिए क्या आएगा GAV में। सत्यम आप बताइए। 2,25,000। थ्योरी क्या है? हायर ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3। हायर ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3, यानी कि इन दोनों का हायर। ये क्या आएगा? 2,25,000। इतना सिंपल है। अगर बच्चों को थ्योरी याद होती चली गई, थ्योरी बहुत होगी, चाहे आप MCQ की बात कर लें, चाहे आप सब्जेक्टिव की बात कर लें। MCQ में सिर्फ और सिर्फ आंसर ही तो दिए हुए होंगे, लेकिन आंसर देने के लिए पहले की थ्योरी तो पूरी ही याद करनी पड़ेगी आपको। उन्होंने एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करके दे दिया कि बताइए कि क्या GAV है इसकी, तो थ्योरी तो सारी की सारी याद करनी पड़ेगी। इतना ही तो थोड़ा सा इजी हो जाता है MCQ में कि आपको वर्ड टू वर्ड नहीं भी याद है, जो स्टैंडर्ड की टर्मिनोलॉजी वो नहीं भी याद है, तो भी काम चल जाता है। अगर थ्योरी में लिखने के लिए आता है तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट तो पूरे पता ही होने चाहिए, तभी आप MCQ को कर पाएंगे। तो 2,25,000 हो गया। अब जल्दी से आप केस 2, केस 3 और केस 4 एंड केस 5 कीजिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपका चेक कराऊंगा। केस 2, केस 3, केस 4 और केस 5 कीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपका चेक कराऊंगा, जल्दी जल्दी कीजिए। सभी बच्चों ने कर लिया? केस 2 का क्या आंसर आया है? इसी का 2,25,000। ये आप कह रही हो, अभी मैं चेक कर लेता हूं कि 2,25,000 आएगा या नहीं आएगा। तो केस 2 का भी आंसर 2,25,000 है। सभी बच्चे इससे सहमत हैं? पूरा करा के दिखलाने की तो जरूरत नहीं है मुझको। केस 2 का भी आंसर जो आएगा 2,25,000 आएगा। मुझे पूरी कैलकुलेशन कराने की जरूरत तो नहीं है। डावर जी का क्वेश्चन आया कि सर केस 2 बता दीजिए। बिल्कुल बता देता हूं। केस 2 को स्टेप 1 की जो थ्योरी है वो क्या है?
म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट वैल्यू विच एवरेज हाइयर, यानी कि 1,80,000 एंड 2 लाख विच एवरेज हाइयर, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 लाख। उसके बाद जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में क्या है, लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टैंडर्ड एंड, यानी कि 1,75,000 और 2 लाख में लोअर कौन सा है 1,75,000। स्टेप 3 में क्या होता है, जो ARR है उसी को स्टेप 3 बोलते हैं, और GAV जो होता है हायर ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3 को हम कह देते हैं GAV। केस 3 बताइए, केस 3 में क्या आंसर है सत्यम, कितना, 1,75,000। ये आप कह रहे हो, फिलहाल मैं नहीं कह रहा हूं, हम लोग चेक कर लेते हैं। 180 और 2 लाख विच एवरेज हाइयर, 2 लाख हो गया, और 2 लाख और 175 विच एवरेज लोअर 175 हो गया, और ARR है 1,60,000, तो जो भी दोनों में कम, जो भी दोनों में ज़्यादा है वो हो गया GAV। तो योर आंसर करेक्ट। केस 4 में आंसर क्या आएगा, 180 और 2 लाख विच एवरेज हाइयर, यानी कि 2 लाख। और स्टेप 2 में क्या आएगा बताइए, स्टेप 2 में भी 2 लाख ही आएगा, क्योंकि स्टेप 1 और SR विच एवरेज लोअर, यानी 2 लाख और 2,50,000 विच एवरेज लोअर 2 लाख आ गया। और स्टेप 3 में यानी कि ARR आएगा तो 2,25,000, और GAV क्या आएगा 2,25,000। सभी बच्चों को क्लियर है। केस 5, केस 5 में क्या है, 2,25,000 और 1,75,000 विच एवरेज हाइयर, और स्टेप 2 में क्या आएगा लोअर, यानी कि 2 लाख, ठीक है। स्टेप 3 में 1,50,000 आएगा, जो भी दोनों में ज़्यादा है 2 लाख, वो आ जाएगा केस GAV हमारी। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर दीजिए। एनी डाउट, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। ये हमारी जो GAV हो गई, ये टाइप 1 प्रॉपर्टी की हो गई, सबसे ज़्यादा यही यूज होगी। टाइप 1 प्रॉपर्टी में कौन सी थी, प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या सभी बच्चों को क्लियर है। टाइप 2 प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर एंड वैकेंट फॉर द रिमेनिंग पार्ट। प्रॉपर्टी टाइप 2 कौन सी है, प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर एंड वैकेंट फॉर द रिमेनिंग पार्ट। मैं जैसे बता रहा हूं बार बार आपको कि हमें 2 ही तरह की कैलकुलेशन पूरे चैप्टर के अंदर करनी है। एक तो है GAV कैसे निकाली जाएगी, ठीक है, मेन आपको टाइप 1 की प्रॉपर्टी को ही पकड़ना है, थोड़ा थोड़ा बदलाव के साथ बाकी सब प्रॉपर्टी की जो GAV है वो निकाली जाएगी। चेंज नहीं है, बस थोड़े थोड़े से चेंज हैं, यानी जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन थ्योरी है वो सारी टाइप A प्रॉपर्टी में, टाइप 1 प्रॉपर्टी में हमने कर ली है। बस हम तो थोड़ा थोड़ा चेंज के साथ टाइप 2, 3, 4, 5A एंड 5B वाली प्रॉपर्टी को देखेंगे। और उसके बाद एक कैलकुलेशन रहती है हमारी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। पूरी इनकम टैक्स बहुत सिंपल है, मैं बार बार यही मेरे मुंह से निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। जो बच्चा कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया, रेगुलर काम नहीं करेगा, उसके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। पूरे इनकम टैक्स टैक्सेशन के पेपर में, GST में थ्योरी हद से ज़्यादा है। जैसे आप कंपेरिजन करें बाकी न्यूमेरिकल पेपर से, तो बेसिकली ये न्यूमेरिकल पेपर नहीं है, बेसिकली दिस इज द थ्योरिटिकल पेपर। थ्योरी पेपर को न्यूमेरिक में केवल उसकी कॉन्सेप्ट चेक होते हैं कि बच्चे को थ्योरी अच्छी तरह समझ में आई है या नहीं आई है, अदरवाइज बेसिकली इट इज ए थ्योरी पेपर। आगे बढ़ूं सभी बच्चों में, आगे बढ़ सकता हूं, चलिए अब हम बात करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी की,
हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात करते हैं? हम टाइप 2 प्रॉपर्टी। तो कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी in case of type 2 property, in case of type 2 property, calculation of GAV in case of type 2 property, कैलकुलेशन ऑफ GAV इन केस ऑफ टाइप 2 प्रॉपर्टी। इसके भी वही 4 फैक्टर हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, ERR। इन्हीं 4 में हमें कंपेरिजन करना है बस, ठीक है ना। उसी तरह के स्टेप्स होंगे, बस थोड़े बहुत चेंज के साथ, थोड़े बहुत चेंज के साथ। यानी कि जो स्टेप 1 है हमारा, स्टेप 1 जो होगा वो क्या होगा? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट वैल्यू, जो भी दोनों में ज्यादा हो। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 क्या होगा? लोअर ऑफ स्टैंडर्ड रेंट एंड स्टेप 1। ये कभी चीज चेंज नहीं होगी, ये जो 2 स्टेप है ये कभी चेंज नहीं होंगे, केवल कंपेरिजन करने का तरीका चेंज हो सकता है। और स्टेप 3 क्या है? ARR। स्टेप 3 क्या है आपका? ARR। अब GAV समझिएगा आप, GAV समझिएगा, इसकी GAV क्या होगी? ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी इसकी? ध्यान से समझिएगा, केसेस निकलेंगे इसके अंदर। केसेस निकलेंगे। if ARR is higher, if ARR is higher then ARR is GAV. If ARR is higher then ARR is GAV। मतलब वैकेंट है प्रॉपर्टी। केस 2 तो मैंने लिखवाई दिया, टाइप 2 तो लिखवाई दिया। टाइप 2 का मतलब क्या होता है? 2 महीने वैकेंट है, 1 महीने वैकेंट है, 3 महीने किराया नहीं आया, इस तरह से। ये तो स्टेप 2 से। हाँ, इफ ARR इज हायर, किससे होगी? स्टेप 2 से। ARR जो हायर है, स्टेप 2 के मुकाबले हायर है, तो ARR इज द GAV। दूसरा, इफ ARR इज लेसर, यही कम है, ऑफ स्टेप 2 ड्यू टू वैकेंसी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू
वैकेंसी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब समझाना पड़ेगा। इफ ए आर आई लेसर ऑफ स्टेप 2 ड्यू टू वैकेंसी देन ए आर आर इज GAV। if ARR is lesser of step 2 due to other reason, then step 2 is gross annual value। step 2 is ग्रोस एनुअल वैल्यू। कोई डाउट हो तो बता दीजिए मुझे, कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर दीजिए। क्या बीच वाला डाउट है? कोई बात नहीं है, इसे मुझे क्लियर कराना है, बीच वाले को भी, लास्ट वाले को भी। ज्यादा मुझे तीनों ही चीजें क्लियर करानी है अभी, तीनों ही चीजें क्लियर करानी है मुझे अभी। सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है ये? सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है? पूरे हाउस प्रॉपर्टी में सबसे मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट यही है, और मैं अगर इसे मुश्किल कह रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि कितना सिंपल होगा फिर हाउस प्रॉपर्टी। जो टाइप 2 प्रॉपर्टी वाला केस है, इसे समझना सबसे मुश्किल है, और ये अगर इतना इजी है तो आप बाकी समझ सकते हैं कि कितना इजी है। पूरा हाउस प्रॉपर्टी में कुछ करना ही नहीं है, GAV निकालनी है। या तो GAV निकालने के बाद आपको पता है फॉर्मेट क्या होता है क्वेश्चन का, जब हम फुल क्वेश्चन करेंगे GAV में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर घटा देंगे। ये क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, घटाना आपको अच्छी तरह पता है। घटाने के बाद नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेट एनुअल वैल्यू में से कुछ भी आए, 30% निकालना कोई मुसीबत का काम है क्या? तो 30% माइनस कर देंगे। 30% माइनस करने के बाद अगर क्वेश्चन में ये कह रखा है कि उधार लेके आपने प्रॉपर्टी का निर्माण कराया है, परचेज की है, तो उसकी हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सभी बच्चों को आती है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, बस मुझे यहां की सिखानी पड़ेगी। अगर वो है तो वो लेस कर देंगे, तो इनकम आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 में कराता हूं आपको, उसके भी केसेस हम लिखते हैं। क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, कैलकुलेट ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू इन डिफरेंट सिचुएशन। कैलकुलेट gross annual value in the following cases। कैलकुलेट ग्रोस एनुअल वैल्यू इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस हैं जी ये?
ये आ जाएंगे पर्टिकुलर्स। पहला केस बी सी डी ई और एफ, ये टोटल 6 केसेस बनाए हैं मैंने। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, ARR पर मंथ, यानी कि जो हमारी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट है वो पर ईयर है, और वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख रुपए, फेयर रेंटल वैल्यू है 1,90,000 रुपये, ये 2,10,000 रुपये, और ARR है हमारा 20,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ है, मैंने लिख रखा है, और वैकेंसी पीरियड है 1 मंथ का, यानी कि 1 महीने ये प्रॉपर्टी जो है खाली रही है। क्लियर है चीज? दूसरा 1,90,000, 2,10,000, 2,10,000, 20,000 रुपये पर मंथ, और 3 मंथ जो है वो खाली रही है। 3 मंथ जो है वो खाली रही है। तीसरा 2 लाख, 1,90,000, 2,10,000, 2,10,000, और जो किराया है हमारा वो है 17,000 पर मंथ। 17,000 पर मंथ, और जो खाली रही है वो है 1 मंथ। 17,000 पर मंथ और खाली रही है 1 मंथ। क्लियर है चीजें? पहले इन तीनों को मैं करा देता हूं। पहले इन 3 चीजों को मैं करा देता हूं। सॉल्यूशन समझिएगा। स्टेप 1 क्या है हमारा? कोई चेंज नहीं, जैसे हम पहले करते थे। आप बताइए, आवाज तेज रखिएगा अपनी। हायर ऑफ क्या आएगा? आएगा 2 लाख रुपए। हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट वैल्यू, यानी कि 2 लाख रुपए आ गया। स्टेप 2 क्या आएगा? स्टेप 2 क्या आएगा? स्टेप 2 आएगा स्टैंडर्ड रेंट, और स्टेप 1 विच है वही लोअर। क्या आएगा स्टेप 2? 190। 190 कैसा आएगा? कहाँ दिमाग रहेगा तुम्हारा? मत देखो ना बेटा, इसी को तो कहते हैं कि दिमाग कहीं और है, बैठी यहां हो आप। तो क्या आएगा यहां पर? यहां पर भी आएगा 2 लाख रुपए। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा हूं। स्टेप 3 क्या आएगा? स्टेप 3 क्या आएगा? स्टेप 3 बताइए सभी बच्चे, क्या आएगा? सभी बच्चों के जवाबों का इंतजार कर रहा हूं मैं कि स्टेप 3 क्या आएगा।
मनीषा 2,20,000, सफारी 2,20,000, वेरी गुड 2,20,000। भाई 2,40,000 कैसा आ जाएगा? एक महीना तो वैकेंट है प्रॉपर्टी। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना हुआ या रिसीवेबल कितना हुआ बताइए मुझको। एक महीना तो खाली है प्रॉपर्टी है। क्लियर है चीज? स्टेप मतलब अब जीएवी निकालनी है मैं। जीएवी क्या है इस केस में? पहले आप देखिए कि क्या एआरआर ज्यादा है किससे? स्टेप 2 से। हाँ। ज्यादा है तो ज्यादा है तो यही क्या आ जाएगा? जीएवी। यही तो लिखवाया था मैंने। चेक इज एआरआर इज हायर देन स्टेप 2। चेक कीजिए इज एआरआर इज हायर देन स्टेप 2। इफ आंसर इज यस देन जीएवी इज इक्वल टू एआरआर यानी कि स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होता है? ये तो होता है एआरआर। बताइए सभी बच्चे, कुछ भी नहीं है इसमें सिवाय कि याद रखना है। अगर याद नहीं रख पाए आप थ्योरी को, डेली की डेली आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे, और एक ऐसी मुसीबत में फंस जाएंगे जिससे निकलना नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। अगर आपने साथ की साथ चीजें याद नहीं करी, अब पुराना रिवाइज नहीं करते गए, कोई ये सीए फाउंडेशन सीएसईटी 12th की तरह नहीं है कि आपने बस पेपरों के समय थोड़ा बहुत रट्टा मारा और पेपर हो गया। और ना केवल पेपर पास करने के लिए जरूरी है, बल्कि आप अभी से आदत डालिए कि हमें करना क्या है सीए और सीएस बनने के बाद। हमेशा के लिए जरूरी है कि ये सब चीजें याद हो जाएं आपको, खाली पेपर तक ही सीमित नहीं है। ये पहला केस सबको समझ में आ गया है? सभी बच्चों को क्लियर हो गया है पहला केस? केस 2 देखिएगा, केस बी। बताओ आप। हेलो, आप बताओ स्टेप 1 में क्या आएगा? सर यही आएगा 2 लाख। 2 लाख पूरा क्वेश्चन आप ही करवाओगे? 2 लाख आ गया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या आएगा? सर इसमें भी 2 लाख। इसमें भी 2 लाख ही आएगा। चलिए मान लिया आपकी बात। स्टेप 3 में क्या आएगा? सर इसमें 220। नहीं वो 3 मंथ का है ना, तो वो 3 मंथ का माइनस कर दिया। करो बेटा माइनस 180। 1,80,000। अब हमने जो जीएवी लिखवाई आपको, इसे समझिए। जीएवी में क्या लिखवाया? पहला जो था वो क्या था? इज एआरआर इज हायर देन स्टेप 2। क्या ये वाला केस है? नहीं है ना। मैं अगर पीछे चलता हूं थ्योरी में, थ्योरी कहां लिखी हुई थी ये देखिएगा। इज एआरआर इज हायर ऑफ स्टेप 2, ये तो केस नहीं है। इज एआरआर इज लेसर देन स्टेप 2, ये वाला केस है। लेकिन ये वाला और ये वाला दोनों लेसर वाली केस है। ड्यू टू वैकेंसी या ड्यू टू द रीजन? सर ड्यू टू वैकेंसी। ध्यान दीजिए, ड्यू टू वैकेंसी वाला केस है या ड्यू टू द रीजन वाला केस है? ड्यू टू वैकेंसी वाला अगर केस है, ये कैसे पता लगेगा? क्या वैकेंसी की वजह से ही एआरआर कम है? कैसे पता लगेगा? अगर वैकेंसी नहीं हुई होती तो एआरआर कितना होता? देन एआरआर विल बी 2,40,000। अब क्योंकि वो 2,40,000 होता तो इसका मतलब स्टेप 2 से ज्यादा होता। इट मीन इस केस में एआरआर इज लेसर देन स्टेप 2 और ओनली द रीजन इज ड्यू टू वैकेंसी। और जब ड्यू टू वैकेंसी होता है तो जीएवी क्या आ जाती है? एआरआर। यानी कि यहां पर भी क्या आ जाएगी भाई? 1,80,000 ही क्या आ जाएगी आपकी? आ जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थर्ड केस देखिए। स्टेप 1 में क्या आ जाएगा? 2 लाख, नो चेंज।
स्टेप 2 में भी क्या आ जाएगा 2 लाख, नो चेंज। स्टेप 3 बताइए मुझे 17,000 इंटू 12 माइनस 17,000 1,87,000 87 आएगा। 17,000 इंटू 12 कितना आ रहा है? हाँ भाई 12 कितना आ रहा है? 2,04,000 रुपये आ रहा है। चलिए 1,87,000 आ गया। यहां पे बताइए कौन सा वाला केस लगेगा? यहां पे बताइए केस कौन सा लगेगा? ड्यू टू वैकेंसी है ड्यू टू अदर रीजन? ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू अदर रीजन? ड्यू टू वैकेंसी। जब ड्यू टू वैकेंसी है तो जो ARR है वही क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। अब एक केस को और समझिए, हम एक केस को और लिखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख, फेयर एंटर वैल्यू 1,90,000, SR इज इक्वल टू 2,10,000। आइए लिखते हैं 16,000 पर मंथ, 16,000 पर मंथ, और 1 मंथ वैकेंसी है। तो स्टेप 1 2 लाख, स्टेप 2 भी 2 लाख, स्टेप 3 बताइए कितना आता है? ARR 1 मंथ है। वन लाख 1,76,000। इसमें कौन सा वाला केस लगेगा? आप कंपेरिजन कीजिए। अगर एक महीने खाली नहीं रहा होता, आप कंपेरिजन कीजिए, ध्यान दीजिए। अगर ये एक महीने खाली नहीं रहा होता तो 12 महीने का किराया कितना होता है इसका? 1,92,000। तो 1,92,000 ऑलरेडी कम है 2 लाख से। तो इसका मतलब है इसका किराए के कम जो होने के कारण है वो अदर रीजन है। तो जब अदर रीजन होता है तो GAV क्या होती है? स्टेप 2 यानी कि 2 लाख रुपए। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर नहीं हो पाता है बच्चों को, मैंने इतनी इजी वे में समझाने की कोशिश की है कि कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? अब हर तरह की सिचुएशन मैंने इसमें कवर कर दी है। हर तरह की सिचुएशन इसमें कवर कर दी है। E और F पॉइंट में आपको दे रहा हूं, फिर आप कीजिएगा, फिर मैं इसे चेक कराऊंगा। E और F पॉइंट आपके लिए है 190, 225, 1,75,000, और जो किराया है जी हमारा किराया होगा 15,000 पर मंथ, और 2 मंथ की वैकेंसी है, और F पॉइंट है 2,50,000, 2,25,000, 2,35,000, और जो किराया है हमारा वो है 19,000 पर मंथ, और 1 महीने की वैकेंसी है। जल्दी से क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे। कर लिया सब बच्चों ने? सभी बच्चों ने कर लिया या नहीं किया? कर लिया। ई केस बताइए। स्टेप 1 में क्या आएगा? 1,90,000 एंड 2,25,000 विच एवर इज हाइयर, यानी कि 2,25,000। स्टेप 2 में क्या आएगा? 175, यानी कि स्टेप 1 एंड स्टैंडर्ड एंड विच एवर इज लोअर। स्टेप 3 में क्या आएगा? 15,000 इंटू 12 माइनस 2 मंथ, यानी कि 10 महीने का किराया आ जाएगा, यानी कि 1,50,000। क्लियर है चीजें?
कोई डाउट इसमें? अब आपको ये देखना है कि जो ARR है कम है ड्यू टू वैकेंसी अदर रीजन। तो ड्यू टू वैकेंसी का कैसे पता लगता है कि आप पूरे 12 महीने का किराया देखिए। अब पूरे 12 महीने का किराया कितना बैठता है? 1,80,000। तो 1,80,000 तो स्टेप 2 से ज्यादा था, हमें स्टेप 2 से तो कंपेयर करना है। अब ज्यादा था लेकिन अब कम हो रहा है, तो इसका मतलब ड्यू टू वैकेंसी ही है। जब ड्यू टू वैकेंसी है तो इसका मतलब ग्रोस एनुअल वैल्यू इज द ARR। जो केस F है 2.5 लाख और 2,25,000 है, यानी कि 2.5 लाख, और स्टेप 2 में आ जाएगा 2,35,000। अब 19,000 इंटू 12 देखिए कितना आता है? 2,28,000 इंटू 12, ठीक है ना, इंटू 12 2,28,000 आ रहा है। अभी 1 मंथ अभी कम कर रहे हैं इसमें 2,09,000। अब अगर हम पूरे 12 महीने का भी करते हैं तो भी 2,28,000 आ रहा है, यानी कि स्टेप 2 से कम आ रहा है, जिसका मतलब अदर रीजन हो गए कम होने के। तो जब अदर रीजन होते हैं किराए के कम होने के, तो इसके केस में स्टेप 2 इज द ग्रोस एनुअल वैल्यू। सभी बच्चों को यह समझ में आ गई बात? सभी बच्चों को यह चीज समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर है चीज सभी बच्चों को? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज भी मेन कॉन्सेप्ट हुए हैं। तो अगर इन 2 कॉन्सेप्ट से ज्यादा मैंने करा दिए तो ओवरबर्डन हो जाएंगे आप, फिर रिवाइज भी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। पुराने चैप्टरों को भी आप रिवाइज करते रहिएगा हर दूसरे तीसरे दिन, ठीक है? तो यहीं तक रखते हैं, जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय।